एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चर्चा करते हैं। आज जो पेपर हुआ है यूपी टेट का, उसमें जो बाल विकास एवं शिक्षण विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, उसमें कौन से आंसर सही हैं, उस पर चर्चा किया जाए। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ आता है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। देखिए, जब हम प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, प्रश्न पत्र का मतलब परीक्षण निर्माण, तो जो परीक्षण निर्माण हम करते हैं उसमें सबसे पहले हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। जैसे जब आप एक मकान बनाने की कल्पना करते हैं, मकान बनाने की सोचते हैं, तो सबसे पहले आप एक नक्शा बनाते हैं। तो उस नक्शा के आधार पर ही आप आगे कार्यक्रम अपना संचालित करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ ब्लूप्रिंट जो होता है वह परीक्षण निर्माण से संबंधित होता है। दूसरा प्रश्न है कि विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया। तो पूर्व संक्रिया अवस्था जो है वो आपको बताया गया है कि वो पियाजे ने दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो एमपीपीआई का जो परीक्षण है वो व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। इसमें चौथा ऑप्शन सही है, व्यक्तित्व का मापन किया जाता है एमपीपीआई परीक्षण के द्वारा। चौथे क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो चौथा क्वेश्चन है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो अगर आप चारों ऑप्शन पे निगाह डालेंगे तो पहला ऑप्शन निर्देशन, दूसरा ऑप्शन परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन रुचि, चौथा ऑप्शन अभिप्रेरणा। तो अधिगम के लिए तो आवश्यक चारों है, लेकिन पूछा क्वेश्चन है कि अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो जब सर्वाधिक आवश्यकता की चर्चा होगी तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा, अभिप्रेरणा। तो चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा, अभिप्रेरणा, यानी चौथे का चौथा ऑप्शन अभिप्रेरणा सही है, मोटिवेशन सही है। उसके बाद अगर हम पांचवें की चर्चा करें तो पांचवा शैशव काल का समय है। शैशव काल आप देखेंगे कि अगर सामान्यतः पूछा जाता है तो 0 से 5 साल या 0 से 6 साल बताया जाता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 0 से 2 वर्ष भी मिलता है तो आप उसी को टिक करेंगे। यानी यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह जन्म से 2 वर्ष ही शैशव काल का अवस्था माना जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न दिया है, लेकिन जब आपको जन्म से 5 साल, जन्म से 6 साल और जन्म से 2 साल सब मिल जाए तो वहाँ पे आप जन्म से 2 साल ही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर थर्ड, तीसरा, जन्म से 2 वर्ष सही है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि सबसे पहले संवेदना होता है, संवेदना के बाद प्रत्यक्षीकरण ही आता है। यानी संवेदना होगा, संवेदना के बाद अगला चरण जो होगा वो प्रत्यक्षीकरण होगा। संवेदना को जब हम पढ़ लेते हैं, संवेदना को जब हम जान लेते हैं कि संवेदना क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार का हुआ, तो उसी को हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और ये जो होता है वो स्मृति के आधार पर होता है, यानी पूर्व ज्ञान आपको होगा तभी आप बता पाएंगे कि ये फला चीज़ है। अगर आपको पूर्व ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब कि आप नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा आंसर है वो है प्रत्यक्षीकरण, यानी कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अगला ऑप्शन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, आप सबको पता है। गेस्टाल्ट वाल जो है वो वर्दिमर कोफका और वर्दिमर कोफका कोलर का है। उसके बाद थॉर्नडाइक आप देखेंगे तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। उसके बाद तीसरा आप देखेंगे पावलोव जो है उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, कोहलर ने सूच का सिद्धांत दिया है। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त है वो थॉर्नडाइक है। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्धि स्तर होगा। तो 90 से 109, 90 से 109 जो होगा ये औसत बुद्धिलब्धि माना जाएगा। उसके आगे जो 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तरल एवं क्रिस्टलीय बुद्धि आपने देखा कि एक ठोस बुद्धि और एक तरल बुद्धि।
तो इसको दिया है आरबी कैटल ने। कैटल यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 9वें का ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही उत्तर है आरबी कैटल। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया। 11वां क्वेश्चन है कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि 4 ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। तो आपने देखा है कि समग्र परिस्थिति का जो शब्द आया है, आप देखेंगे कि सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवाद पे है। गेस्टाल्टवाद का शब्द का जो अर्थ है वही है समग्र, यानी समग्र रूप से जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो वहाँ पे जो वस्तुएं दिखाई देती हैं हमको, वह किसी न किसी एक यंत्र के रूप में हमको दिख जाती हैं, जिससे हम अपने समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो यहाँ समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण ही सबसे उपयुक्त उत्तर है। उसके बाद 12 नंबर देखिएगा कि किसने पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली का प्रतिपादन किया? तो आपको 3 प्रतिमान के बारे में हमने बताया था, एक स्मृति स्तर, एक बोध स्तर और एक चिंतन स्तर। स्मृति स्तर का जो प्रतिमान था उसको हर्बर्ट महोदय ने दिया था, और उसी में जो हमने संरचना बताया था, तो संरचना में ही आपको हमने पंचपदीय प्रणाली की व्याख्या करके आपको हमने बताया था। तो इसका सही उत्तर होगा हर्बर्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3, 12वें का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। 13वें नंबर पे आइए, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ग्रंथियों के आधार पे कैनन ने किया है, स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पे किया है, जुंग आप देखेंगे कि जुंग ने जो वर्गीकरण किया है वो एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, क्रेसमर ने शरीर रचना के आधार पे वर्गीकरण किया है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रंथियों के आधार पे, तो ग्रंथियों के आधार पे जो वर्णन किया है वो कैनन ने किया है। जुंग ने एक जो वर्गीकरण किया है बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, इस तरीके का वर्गीकरण जुंग का है। उसके बाद 14 नंबर पे आते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये हमको लग रहा है कि क्रो एंड क्रो का ही कथन होगा। तो क्रो एंड क्रो, इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, क्रो एंड क्रो इसका सही उत्तर हो सकता है। बाकी ये परिभाषा है तो आप थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा कि कौन सा परिभाषा इसमें सही है। 15वां नंबर है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। भाषा विकास के लिए आपने जो बीएफ स्किनर का जो आपने सिद्धांत पढ़ा है उसमें इन्होंने वातावरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, पर्यावरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो वातावरण को महत्वपूर्ण स्थान देने का मतलब कि ये अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप जो बच्चों में भाषा का विकास है देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 15वें का एकदम सही उत्तर होगा। उसके बाद 16 नंबर पे आइए, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ने वर्गीकृत किया। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार बताया है, तो इसका सही ऑप्शन 16वें का होगा, ऑप्शन नंबर 3 मैकडूगल। 17वां देखिए, 17वां क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन जो होगा वो डम्बिल का कथन है। इसको आप सही करिएगा, ये डम्बिल का कथन है, ऑप्शन नंबर 4, यानी 17वें का ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही उत्तर है। निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसमें आप देखिएगा कि गाल्टन जो है वो सुजनन शास्त्र के पिता माने जाते हैं। गाल्टन जो है वो सुजनन शास्त्र के पिता माने जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन देखिएगा, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इसमें थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एकदम सही है कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ये एकदम सही उत्तर इसका है। 20वां देखिएगा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो
स्पीयरमैन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका एकदम करेक्ट उत्तर है, सही उत्तर है। 21 नंबर देखिएगा, 21 नंबर में है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से, तो अधिगम का सिद्धांत ही कोहलर ने दिया है, सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया है, तो ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 21 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही उत्तर है, करेक्ट उत्तर है। 22 नंबर पे आइएगा, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। इसके पहले देखिए अभी इस जस्ट ऊपर ही गया है ये क्वेश्चन अभी यहीं ऊपर ही पूछा गया था, तो आप इसको देखेंगे। चलिए अभी देख ले रहे हैं। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? देखिए मानसिक उद्देलन जो होता है, अनुप्रयोग तो एकदम गलत है, समझ एकदम गलत है। दो ऑप्शन आपका पहला और दूसरा, समस्या समाधान और सृजनात्मकता। तो चूंकि हम प्राथमिक लेवल के बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए, सृजनात्मकता। जबकि मस्तिष्क उद्देलन में हम समस्या समाधान भी करते हैं और सृजनात्मकता भी हम करते हैं। सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए या समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाने के लिए, दोनों में हम यूज करते हैं मस्तिष्क उद्देलन। लेकिन चूंकि हम प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सृजनात्मकता जो होगा वो करेक्ट आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2। 24 नंबर देखिएगा, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था, यानी कुत्ते के ऊपर किसने प्रयोग किया? तो कुत्ते के ऊपर जो प्रयोग किया है वो पावलोव ने किया है। आपने देखा है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है, कुत्ते के लार के ऊपर ये प्रयोग किया गया है। तो विषय जो यहाँ था कुत्ता, पावलोव के प्रयोग में 24 का ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही होगा। उसके बाद 25 नंबर देखिएगा, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? नमनीयता, मौलिकता एवं प्रवाह, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के घटक होते हैं मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह सृजनात्मकता के घटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका एकदम सही उत्तर है। 26 नंबर यूत्सा है, तो यह एक मूल प्रवृत्ति है जिससे एक संवेग उत्पन्न होता है। तो इसका एकदम सही उत्तर होगा मूल प्रवृत्ति, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। 26 का फोर्थ ऑप्शन मूल प्रवृत्ति। 27 नंबर, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। सामाजिक विकास को कौन प्रभावित करता है ये पूछा हुआ है। तो वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व। तो ऐसे तो सब प्रभावित करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारक होंगे उसमें सामाजिक परिवेश जन्य तत्व को हम सबसे ज्यादा महत्व देंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 27 का ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद 28 नंबर देखिएगा, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का सिद्धांत, द्रुतगामी विकास का सिद्धांत, अनियमित विकास का सिद्धांत और मानव विकास से भिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है द्रुतगामी विकास का नियम एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, 28 का ऑप्शन नंबर 2। 29 नंबर पे आइएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत एकदम सही उत्तर है, करेक्ट उत्तर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? तो यह हरलाक महोदय ने दिया है और इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड, तो 30 का ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट उत्तर है। तो इस प्रकार से ये मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन, 30 को हमने बता दिया। लगभग हर क्वेश्चन एकदम क्लियर है। केवल एक परिभाषा जो था उसी के बारे में थोड़ा सा संशय है, तो परिभाषा को आप देख लीजिएगा,
से उसका भी क्रो एंड क्रो ही ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम मैथमेटिक्स का भी आंसर की या सॉल्व करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और जैसे ही हमको पेपर मिलता है उसका भी इस कहीं से उपलब्ध हुआ तो हम उसको भी सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।